ये 7 क्वेश्चन ज़रूर चेक करें अगर आप हरियाणा एडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये डिटरमाइन करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक आगे बढ़ चुकी है और किस हद तक नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोड ऑफ सीपीसी के सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। और मैंने यहाँ टाइमर शुरू कर दिया है और आप भी देखिए कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने सेकंड में कर पाते हैं और क्या आपका आंसर सही है या नहीं। पहला क्वेश्चन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू विद रेफरेंस टू मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी as given under section number 2 subsection 12 of CPC? It says mean profit means a profit which a person in the wrongful possession of such property actually received, might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit. D, but shall include profits due to improvements made by the person in the wrongful possession, but shall not include the profits due to the improvements made by the person in the wrongful possession. अब आप पॉज करिए वीडियो को और बताइए क्या सही आंसर है और क्या नहीं। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन है और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ ऐसी लाऊं तो बताइएगा। तो सही आंसर है सी। जिनका सही आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका गलत आया है मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा क्या गलत था इसमें। चलते हैं आगे। आंसर नंबर सी इसलिए है क्योंकि मीन प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द रॉन्गफुल पोजेसर आते हैं, प्रॉफिट्स दैट कुड हैव बीन रिसीव्ड विद द ऑर्डिनरी डिलिजेंस भी आते हैं, इंटरेस्ट ऑन दोज प्रॉफिट भी आते हैं। पर क्या नहीं आता है गाइस? प्रॉफिट्स डिराइविंग डायरेक्टली फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द रॉन्गफुल पोजेसर। वो पोजेसर रॉन्गफुल पोजेसर के ही होते हैं। द लॉ डज नॉट रिवॉर्ड अनऑथराइज अपग्रेड। आप इसे चीट कोड की तरह याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सीपीसी से ही लिया है और अब देखते हैं ये क्वेश्चन आप सही आंसर कर पाते हैं या नहीं। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी डिफेंस टू अ प्लेंटिव्स एक्शन वेयर एज अ काउंटर क्लेम इज अ क्रॉस एक्शन। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम arise out of the same transaction. Set off amount but must be recoverable at the date of the suit, but counterclaim amount must be recoverable at the end of the written statement. Both set off and counterclaim cannot exceed the pecuniary jurisdiction of the court. आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको कमेंट डाउन करना है गाइस कि कौन सा सही आंसर है। दस सेकेंड काफ़ी है इसको जवाब देने के लिए। चलिए देखते हैं। सही आंसर है बी। ओनली बी इज करेक्ट। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है गाइस? जिसका गलत आया है कोई नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ साथ में। अब सेट ऑफ जो है वो स्टैट्यूटरी डिफेंस होता है, जनरली रिक्वायर म्यूचुअल डेट्स टू अराइज आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, स्पेशली जहाँ पे इक्विटेबल सेट ऑफ की बात की जाती है। वेयर एज काउंटर क्लेम इज गिवन अंडर ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6A CPC। ये इंडिपेंडेंट क्रॉस सूट की तरह भी डील किया जाता है, बट इसमें ना सेम ट्रांजैक्शन से ही आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि काउंटर क्लेम इंटायरली अनरिलेटेड हो, प्रोवाइडेड दैट कि ये पिक्यूनरी लिमिट्स के विद इन आना चाहिए। गाइज हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। आप सब लोग वाकिफ होंगे कि अब वो BNSS हो चुका है, पर हम BYQ सॉल्व कर रहे हैं तो क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी हमें देखना पड़ेगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एन अक्यूज एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? गाइज आपको बहुत ध्यान रखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए बताता है कि एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल ट्रायल शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। Option B is the accused of any offense shall be called anytime as a witness. C option is the failure of the accused person to give the evidence shall not made the subject of any comment by any of the parties. And the last option is the metropolitan magistrate examining the accused shall make a memorandum of the substances of the examination of accused. Your time starts now. आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है कौन सा नहीं। और यस एज यूजुअल आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे, मैं सब कमेंट पढ़ती हूँ। तो आंसर जान लें।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. A, C, D आर ओनली द करेक्ट ऑप्शंस. जिनका सही आया है वेरी गुड, जिनका गलत आया उनके साथ हम एक्सप्लेनेशन की डिस्कशन जरूर करेंगे. सो सेक्शन नंबर 315 CRPC, क्या ट्रू है कि अक्यूज जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है डिफेंस के लिए, बट हम उन्हें कभी भी ऐसे ही नहीं बुला सकते. ठीक है, वो केवल रिटन रिक्वेस्ट पे ही आते हैं. ठीक है, राइट टू साइलेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, ऐसा क्यों है कि ऑप्शन नंबर सी हमने करेक्ट करा. यहाँ पे सी है, आप पॉज करके देख सकते हैं. ऑप्शन नंबर सी हमने करेक्ट इसलिए किया क्योंकि नीदर प्रोसिक्यूशन नॉर कोर्ट कैन कमेंट नेगेटिवली इफ द अक्यूज चूजेस नॉट टू टेस्टिफाई. ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसलिए है क्योंकि सेक्शन 281 रिक्वायर्स मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन. आप सब कमेंट करके बताएंगे कि अब ये पुराने सेक्शंस जो हैं वो अब नए लॉज में कौन से सेक्शन नंबर्स हैं. अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, जो कि भी सीआरपीसी से ही मैंने लिया है. ये भी बहुत बार रिपीट हुआ था गाइस. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पुलिस एंड द जुडिशियल कस्टडी. ठीक है, टाइमर को थोड़ा बाहर रखते हैं स्क्रीन से. पुलिस कस्टडी मे बी मैक्सिमम ऑफ द 15 days. If the investigation related to an offense punishable with life imprisonment, total judicial custody will not be more than 90 days, including 15 days of the police custody. If the investigation related to an offense punishable with the life imprisonment, total judicial custody will not be more than 90 days, excluding 15 days of the police custody. And the last option is, in the case of an offense punishable with the 7 years of imprisonment, the detention shall not increase 60 days. Read the question again and your time starts now. जुडिशियल एंड पुलिस कस्टडी में क्या क्या फर्क है, आपको सही ऑप्शन बताना है. अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन तो लेट अस मूव विद द आंसर नाउ. तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ए, बी एंड डी ही करेक्ट है. बस ऐसा क्यों है आगे चल के देखते हैं. आप सभी को पता है पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 डेज की होती है और स्ट्रिक्टली ये एक डायमेंशन बना रखा है कि भाई 15 डेज से ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है, फिर 90 डेज का रूल क्या कहता है कि जो सिवियर ऑफेंसेस है ना, जैसे कि डेथ और लाइफ और 10 years प्लस इम्प्रिजनमेंट. बट एक क्रूशियल डिटेल यहाँ पे ये है कि सेक्शन मतलब जो 90 डेज़ का जो पीरियड है उसमें इनिशियल जो 15 डेज़ की पुलिस कस्टडी होती है वो इंक्लूड होती है. ठीक है, फिर 60 डेज़ का रूल हमने पढ़ा. फॉर ऑल अदर ऑफेंसेस एग्जांपल 7 year ऑफेंसेस मैक्सिमम डिटेंशन लिमिट इज़ 60 days. सो गाइज आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आईपीसी से लिया है. आईपीसी का ये क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 99 आईपीसी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन नंबर 103 एक्सटेंड्स टू द वॉलंटरी कॉजिंग death to the wrongdoers in which of the following offenses: robbery, mischief by fire on the building, tent or vessel which is used for human dwelling, an act of throwing acid which may cause reasonable apprehension of the grievous hurt, or the house breaking by night. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैंने टाइमर ऑन कर दिया है और आंसर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और 10 सेकेंड के विदिन मैं सही आंसर बता दूंगी. आई होप आप सभी ने सी गेस किया हो. अगर आपने सी गेस नहीं किया है तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन है कि सी आंसर क्यों है. सो सेक्शन नंबर 103 डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अलाउज कॉजिंग डेथ टू prevent specific property threats such as robbery, mischief and house breaking by night. Section number 100 whereas defense of body की बात करता है. Why C is excluded? हमने C को क्यों एक्सक्लूड करा? क्योंकि थ्रोइंग एसिड जो है ना इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी नॉट प्रॉपर्टी. द राइट टू कॉज द डेथ अगेंस्ट द एसिड अटैक फॉल्स स्ट्रिक्टली अंडर सेक्शन नंबर 100 एंड नॉट 103. सो लेट अस मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 6. ये मैंने लिया है एविडेंस एक्ट से. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग propositions आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडमिशंस इन द सिविल केसेस? नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन. बी ऑप्शन है, एन एडमिशन इज नॉट रेलिवेंट व्हेन मेड अंडर circumstances from which the court can infer the party agreed together that evidence should not be given. C, an attorney can disclose any admission made to him by his client when interrogated as a witness. D, an admission made to a stranger under whatever terms as to the secrecy is not protected by the law from disclosure. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैंने टाइमर ऑन कर दिया है. 10 सेकेंड में मैं करेक्ट आंसर बता दूंगी.
आई होप आप सबने डी गैस किया हो। अगर आपने डी गैस नहीं किया है सो एज़ यूजुअल हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो आंसर नंबर डी क्यों ठीक है। सेक्शन नंबर 23 protects without prejudice communications admissions made on express or implied conditions of the secrecy are shielded। ठीक है, stranger admissions true है। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर्स डिस्पाइट एनी इनफॉर्मल प्रॉमिस ऑफ द सीक्रेसी। ठीक है, उसके बाद हमने अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज देखा है। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि सेक्शन नंबर 126 कहता है कि अटर्नीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग क्लाइंट कम्युनिकेशन विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट। मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ यू want more videos like this, comment down below, and our channel will be very active while make you practicing Haryana ADA questions. So if you like this video, subscribe and like and share it with your other friends also. Okay, so ये क्वेश्चन मैंने लिया है पार्टनरशिप से। After a partner's death, if the business is continued in the old firm name, are the legal heirs of the deceased partner liable for acts of the firm? The option number 1 is the continued use of the name of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representatives or his asset liable for any act of the firm done after his death. The B option is if the estate of the deceased person property is insufficient to make the good, the personal assets of the legal heirs will be liable for the acts done by the firm. C is the estate of the deceased person is liable for any of the acts done by the firm. And D is the legal heirs of the deceased partners shall be liable for any of the acts done by the firm after the demise of the partner. Your time starts now. Answer it carefully because this question is demanding reading time from you because हर option काफ़ी लंबा है. So be very swift. सही आंसर है केवल A. Only A, guys. Let us discuss how it is only A. So, where a firm is not dissolved by the death, the estate of the deceased partner is legally shielded from any future acts of the surviving firm. और ये कहाँ पे लिखा है guys? सेक्शन नंबर 35 जाके आप रिवाइज कर लीजिए. The name exception ये है कि mere usage does not bind the dead. आप इस लाइन को भी याद कर सकते हैं, अपने नोट्स में जाके लिख लीजिए. इवन इफ अ सर्वाइविंग पार्टनर कंटिन्यू टू ऑपरेट अंडर द ओल्ड फर्म नेम इंक्लूडिंग द डिसीज नेम, दिस यूसेज अलोन डज नॉट लीगली bind the partner's estate or heirs to the any new liability. So guys, if you liked this video and want more videos like this, subscribe to our channel. Thank you for watching.